सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। किसानों ने मोदी सरकार के आगे हथियार ना डालने का फैसला कर दिया। वो अपनी जान देने को तैयार है मगर हथियार डालने और एहतजाज से पीछे हटने को हरगिज़ तैयार नहीं है। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन अब उनके गले की बाकायदा हड्डी बन गए। एहतजाज का ये सिलसिला इस माह नहीं बल्कि कई माह से जारी है। किसानों ने नवंबर से ही इन काले कवानीन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी थी और वो दिल्ली की सड़कों पर निकल आए थे, मगर मोदी सरकार ने किसानों को अनदेखा कर दिया, अपने कान भी बंद कर दिए और आखिरकार किसानों ने अपने एहतजाज को मजीद बढ़ाया और वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली की सड़कों के साथ साथ न्यूयॉर्क की सड़कों तक भी पहुंच गया। जमहूरियत की दावेदार बीजेपी अगर पहले ही किसानों की सुन लेती तो लाल किला पर सिखों को झंडा ना लहराना पड़ता। मोदी सरकार ने आग लगाई और आग को बुझाने की बजाय इसमें मुसलसल तेल छिड़कते रहे। किसानों ने मोदी सरकार के आगे बात वाजे कर दी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसान पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी जानिब इस दौरान मोदी सरकार का दोहरा मयार भी सामने आ गया। भारत का आम हिंदुस्तानियों के साथ अलग और कश्मीरियों के साथ बर्ताव बिल्कुल अलग है। जब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों पर निकलते हैं तो मोदी सरकार के हुक्म पर कश्मीरियों पर पैलेट गन से वार किए जाते हैं और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो गैस और ये जो शेल्स हैं वो भी बरसाए जाते हैं। ना खवातीन का लिहाज किया जाता है, ना बूढ़ों और बच्चों को बख्शा जाता है वहाँ पे। इस दोहरे मयार की वजह आखिर क्या है? अगर ये अटूट अंग है जैसा कि कहते हैं तो अटूट अंग में रहने वालों के साथ आम हिंदुस्तानियों जैसा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? वहाँ पर इतनी दरिंदगी आखिर क्यों है? आखिर मकबूजा कश्मीर में भारत कब तक खून की नदियाँ बहाता रहेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब पाकिस्तान से, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नीरज शर्मा साहब भारत की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया शर्मा साहब ज्वाइन करने के लिए। और कश्मीर से सीनियर जर्नलिस्ट नईमा अहमद भी मेरे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हामिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब बीजेपी सरकार कश्मीर में काले कवानीन ले आई थी तो मोदी सरकार ने कश्मीर को पिंजरा बना दिया, एक जेल में तब्दील कर दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? फिजा देखिए, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो अभी आपने बात कही इंट्रो में, यही बुनियादी बात है कि कश्मीर को भारत जो है वो अपनी कॉलोनी समझता है और वो कॉलोनी जो जैसे 200-400 साल पहले में गुलामाना मुल्कों को गुलाम बनाया जाता था और उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, उनके बच्चों को अगवा किया जाता था, औरतों की असमत दरी की जाती थी, जवानों को बिला वजह जेलों में और फिर उनको तशद्दुद करके उनकी लाशों को सड़कों पर फेंक दिया जाता था। यही सब कुछ भारत सरकार कश्मीर के साथ कर रही है और कश्मीरियों के साथ कर रही है और इसका नतीजा जो है वो कश्मीर की आज़ादी की सूरत में निकलेगा। इसके अलावा इसका नतीजा और कुछ नहीं होगा। और फिजा, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो कुछ किसानों ने दिल्ली में किया है उसको मैं 4 पंजाबी के शेरों में बयान करना चाहूंगा। दिल्ली दिया हिक उत्ते झंडा गड्डिया, वेखता सरकार दा मुंह अड्डिया, 12 लाख ने जो वक्त 1.25 अरब नूं पाया, वेख तीर जा निशाने उत्ते सीधा लग्या। दैट इज द पॉइंट। जो सिखों ने किया है, उन्होंने दिल्ली की हिक के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया और इस झंडे से पैगाम दिया है कि जो दिल्ली है वो जब चाहे सिख भी उस पर आ सकते हैं और बिलाशुबा के दिल्ली का आखिरी ताल्लुक तो मुसलमानों के साथ ही है और अगर कभी भी फाइनल या आखिरी मार्का होता है तो इससे इनकार नहीं कि एक वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दिल्ली पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा और उसकी वजह और कुछ नहीं होगी। उसकी वजह हिंदू तवा पॉलिसियां होंगी, मोदी का जुनून होगा और मोदी का जुनून खुद इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और मोदी का जो जुनूनी रवैया है, फाशिस्ट रवैया है, वो आपने देखा है, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। उसके बाद आप देखें कि बाकी पंजाब में क्या किया, हरियाणा में क्या किया, हिमाचल प्रदेश में क्या किया, अरुणाचल में क्या किया। आप ये समझ लें कि हिंदू जहनीत जो खुसूसन मैं आरएसएस आइडियोलॉजी कहता हूँ, जो चाणक्य आइडियोलॉजी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि जी हर तरह की अकलियतों को दबा दिया जाए, अकलियतों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मोदी को अगर MAD यानी मैड इंडिया यानी मोदी और अमित शाह और देवल यानी अजीत देवल MAD मैड इंडिया के साथ चलाना है तो फिर वाकई इंडिया जो है वो पागलपन का शिकार होगा। पागलपन पूरी दुनिया को नजर आएगा और आप ये जानती हैं कि पागलों का आखिरी नतीजा क्या निकलता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, फिजा,
बात यह है कि अभी तो दिल्ली तक सिख पहुंचे हैं ना, 25 करोड़ के करीब मुसलमान भारत में आबाद हैं, और आप समझें कि एक वक्त आएगा कि वो भी अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे। और फिर आप देखिएगा, हमने अभी देखा कि जैसे दिल्ली की फसीलों से पुलिस वाले और फौजी इस तरह बंदरों की तरह गिरते रहे, तो वक्त आएगा कि पूरे जो हिंदुस्तान है उसको ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, ये खुद अपनी लपेट में ले गई। इनकी अपनी लगाई हुई आग बिलाखिर भारत को खुद जला देगी और भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे। देखिए, यहाँ तक बात सामने आई कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख रेजिमेंट को, जो कि दिल्ली में नॉर्मली हिफाजत में मामूर होती है, सिखों को रोकने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिख रेजिमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बगावत है, बड़ी सख्त जो है उनमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो किसी भी हालत में वो देख रहे हैं कि सिखों के साथ क्या हो रहा है, और वो इसी वजह से हिंदू सरकार जो है वो अपने फ़ौजियों पर भी एतबार नहीं कर पा रही और ना ही कर सकती है, क्योंकि वक्त आएगा और आप देखिएगा कि सिख खुद बगावत पर उतर आएंगे। और कश्मीरी जिस तरह अपनी जिद्दोजहद लड़ रहे हैं, वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। कितना जुल्म कर लेगा भारत। एक बात हकीकत है, और वो ये कि जहां कश्मीरियों ने 1 लाख के करीब जाने दी हैं, औरतों ने अपनी इज्जतें लुटा दी हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं, तो क्या समझते हैं कि इस सारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा? जी नहीं। भारत ना कभी कश्मीर ना कभी इंडिया का अटूट अंग था, ना कभी होगा, ना कश्मीर कभी भी भारत को मिल सकता है। ये बात भारत को समझ लेनी चाहिए। आर्टिकल 370A या 35A ख़त्म कर देना या डोमिसाइल कवानीन ले आना, इन सब से भारत क्या समझता है कि कश्मीरियों को उनके हक के खुद इरादियत से पीछे हटा सकेगा? नामुमकिन है। अच्छा, मुझे अभी थोड़ी सी ना जो मोदी सरकार है उनकी बुखलाहट पर बड़ी हंसी आ रही थी कि किसानों ने वाकई ना उनकी कहते दुर्गत बना देना। पता चल गया उनको कि किसानों में कितनी हिम्मत है, कश्मीरियों का जज्बा आपके सामने है। अब किसानों ने भी साबित कर दिया कि उनका भी जज्बा जो है वो कश्मीरियों से कम नहीं है। नीरज, क्या आप तज्जिया करेंगे, क्या आपका एनालिसिस होगा? आई होप कि आप मेरिट पे एनालिसिस करेंगे, हक सच की आवाज उठाएंगे, और आप ये नीरज को पंजाबी समझ आती है जो मैंने शेर सुना है। जी, चलिए आप उसकी ट्रांसलेशन करके समझा दीजिएगा। तो नीरज, आप कैसे देखते हैं किसानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है? नवंबर से इन कवानीन के खिलाफ वो बेचारे आवाज उठा रहे हैं, और बीजेपी जो सरकार है वो क्यों आखिर उनके जायज मुतालिबात को निगलेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है? किसानों ने तो खुदकुशी तक की धमकी दे दी थी और कहा है कि जी वो एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी सरकार है, उसने किस तरह मामले को डील किया है, और उनको किस तरह से इसको डील एक्चुअली करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया? धन्यवाद आपका, आपने हमें मौका दिया हमें अपने शब्दों को कहने के लिए। जी। अभी मैं सुन रहा था कि गेस्ट जो कुछ भी कह रहे थे हिंदुस्तान के बारे में, मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो हिंदुस्तान के लिए इतनी चिंतित दिखाई देते हैं। उन्हें चिंता करना चाहिए था पाकिस्तान को लेकर के। वो जो अमला जो समझा रहे हैं हमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शायद वो ये बुद्धि आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले अगर वो पाकिस्तान को दिए होते तो बांग्लादेश नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, पहले वो समझ लें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और सिंध और पंजाब में उनके यहाँ क्या हो रहा है। रही बात किसानों को लेकर के, बलूचिस्तान में आए, खुद देखें। हम तो ये कहते हैं हमें कश्मीर ले जाएं, आप बलूचिस्तान आके देख लें और खुद फैसला कर लें। आप सुन लीजिए भाई साहब। अच्छा, वैसे जब आप बलूचिस्तान का नाम लेते हैं मुझे हैरानी होती है। बलूचिस्तान तो हमारा आजाद एक सूबा है, हम आजादी से खुली फिजा में वो सांस लेते हैं, इतने खुश हैं वो। मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी हमने वहाँ इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, एक मतलब इस तरह हमारा एक सूबा है, अभी दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम वहाँ बनाया है, खेलों के मैदान है वहाँ पर। आप कैसी अच्छा नीरज, वैसे मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ नीरज, आपकी बात से मेरे जहन में आया ये पॉइंट कि आप लोग ही वहाँ पे साजिशें करवाते हैं ना। कुलभूषण जो है वो आप लोगों ने भेजा था, क्या ये यहाँ पे कोई बॉम्बे बिरयानी का स्टॉल लगाने आया था? वो क्या करने आया था? पापड़ी चाट खाने आया था पाकिस्तान में? क्या करने आया था वो? जब आपने डिबेट में बुलाया है तो सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल सुन रहे। मेरा एक सवाल है ना कि बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में साजिशें कौन करते हैं? आप लोग साजिशें करवाते हैं ना, अपने लोग भेजते हैं यहाँ पे बलूचिस्तान। सुन तो लीजिए, आपके मेहमान बोल रहे थे, मैंने 5 मिनट कंटिन्यू प्लीज, आप करिए प्लीज, चले कंटिन्यू प्लीज, आप बोलिए। जी जी, लेकिन सच बोलिए ना नीरज। सच बोल रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कि उनको बलूचिस्तान की चिंता करनी चाहिए, उन्हें सिंध की चिंता करनी चाहिए। एट्रोसिटीज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसकी चिंता वो करे, इमरान खान जो गलतियां कर रहे हैं उसकी चिंता वो करे। ये बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार किसानों के लिए है, थी और रहेगी। सरकार ने 10 दौर की बातचीत की है किसानों के साथ।
सरकार ने साफ कहा है कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। सरकार ने साफ कहा है कि किसान अपनी बातें बताएं, अपनी बातों को रखे, हम उसमें सुधार करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है। रही बात, वो जो एक उदाहरण दे रहे थे कि लाल किले पर क्या हुआ, लाल किला पर क्या हुआ? लाल किला पर गुरुद्वारा में जो झंडे लगाए जाते हैं वो झंडा लगाया गया, ठीक है, वो गलत है, गलत है तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। और आप दिल्ली की घटना को कश्मीर से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। कश्मीर बिल्कुल अलहदा है, आपके लिए अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, आपके इशारे पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके लिए उनको सजा भी मिलती है। जो कोई भी हिंदुस्तान कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारे कहने पे हो रहा है। भारतीय सेना वहां पर गोलियां चलाती है, लोगों को पैलेट गन से निशाना बनाती है, छर्रे बरसाती पैलेट गन के। वहां पे जो आए दिन माएं अपने बेटों की कुर्बानियां दे रही, लोगों के जनाजे उठते हैं, वो पाकिस्तान करवा रहे हैं। वो तो आपकी भारतीय सेना जुल्म कर रही है वहां पे। आपके मेहमान ने शेरो शायरी से जवाब दिया। मैं एक शेर कहता हूं कि वो वक्त भी देखा है, आपको शेर समझ आया था बात में? हम अपने खता की सदियों ने सजा पाई। तो वो जो सदियों में जो सजा पाई है, पाकिस्तान ने जो गलती की है, उसकी सजा सदियों तक मिलेगी उसे। एक बांग्लादेश बलूचिस्तान बनेगा, आपका पंजाब। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी आपने बात कही ना कि जी दिल्ली की दुर्घटना अलहदा है और कश्मीर की अलहदा है, यही तो हम कह रहे हैं कि आपने कश्मीर को जेल बना दिया है और दिल्ली को आप जनाब आप उसको और तरह से ट्रीट करते हैं। और एक और मैं बात आपको बताता चलूं, नीरज जी एक बात सुन लीजिए मेरी, एक बात सुन लीजिए मेरी। आप जब बात करते हैं ना बलूचिस्तान की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बलोची जो है वो इंतहाई दर्जे का हुब्बुल वतन है। और जहां तक कश्मीर की बात है, तो आप भी जानते हैं कि आप कुछ भी कर ले। चलिए नईमा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। नईमा, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, तो जो भारत के आम हिंदुस्तानियों से बर्ताव है या रवैया है, कश्मीरियों के साथ जो बर्ताव है, इसमें वाज़ेह फ़र्क है, आपको पता है। अब इससे वाज़ेह कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को एक आम हिंदुस्तानी की नज़र से नहीं देखती है, इस पे क्या कहेंगी आप? ज़रा जवाब दीजिएगा हिंदुस्तानियों को जो ये कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है और काबिज होने की कोशिश करते हैं कश्मीर पे, कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर के भाई बहन हमारे हैं, तभी तो उनके अंग अंग पे गोलियां चलाते हैं। अच्छा अंग है आपका अटूट। जी नईमा, चले कश्मीरी से जान लेते हैं ना। मेरी बात सुनिए एक मिनट, एक काम करते हैं ना नीरज, मेरी बात सुनिए। मेरे ख्याल से मैं आपसे भी नहीं पूछती, मैं हामिद साहब से भी नहीं पूछती, हम एक कश्मीरी जर्नलिस्ट से पूछ लेते हैं ना, जो सही वहाँ की हालात बता सकती हैं। जी नईमा हमारी बहन है जो वहाँ बैठी हैं। जी देखिए नीरज जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह से जो कश्मीर में हो रहा है और जिस तरह की वहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं और जो आए दिन वहाँ पे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, नौजवानों को मारा जा रहा है, एक जेल बना दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन इतनी है कि लोग सांस लेने को तरस रहे हैं। आप इसको नहीं छोड़ सकते। सही है कि दिल्ली में जो हालात हुए हैं वो तो मुख्तलिफ हैं और वहाँ पे आपने किसानों की तरफ से वहाँ पे फसाद हुए या जो फसाद करवाए गए, जिसके पीछे एक था, जिन लोगों को वहाँ पे पहुंचाया गया था कि वो जो किसानों के वहाँ पे जो भी वहाँ पे एहतजाज हो रहा है उसमें दंगा फसाद करवाए, वो भी सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं तो ये समझती हूँ कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने वहाँ पे पैलेट नहीं चलाए, बुलेट नहीं चलाए, बल्कि डंडों से काम लिया है। लेकिन अगर यही हालात कश्मीर में होते तो वहाँ तो बेचारे, अब आपको पता है 2016 में 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे जो है नौजवान, वो पैलेट की वजह से आंखों की बीनाई खो चुके हैं। और जो वहाँ पे जो हलाकतें हुई हैं सैकड़ों की तादाद में, वो बुलेट की वजह से हुए हैं। हाँ, फर्क जरूर है कि कश्मीर को आप दूसरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको खुद भी है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं बजोर ताकत, लेकिन वो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे आवाजें जो है वो आज़ादी के हक में, जो पॉलिटिकल राइट्स है, इकोनॉमिक राइट्स है, जो वहाँ की सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फार्मर्स की डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन अब जिस तरह से आप लोग फार्मर्स के साथ, आपकी गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के साथ कर रही है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि 70% आबादी हिंदुस्तान की जो है वो फार्मर्स है, वो किसान है।
और 70% आबादी को 4% आबादी जो इस वक्त हुकूमत चला रही है हिंदुत्व, वो उनको इस तरह से जीत कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म और हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है उसके लिए समझ रहे हैं, सभी लोग इंटरनेशनली समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको आप लोगों को मान लेना चाहिए और ठीक करना चाहिए। बिल्कुल नईमा, यही बात है। हाँ, ये भारत को ये समझ नहीं आ रही कि वो जो सेकुलर चेहरा भारत दुनिया को झूठा चेहरा दिखाता रहा है वो एक्सपोज हो गया है। ना तो वहाँ कोई सेकुलरिज्म है और ना ही वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स का कोई पासदारी रह गई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा नईमा कि ये जो कश्मीर को जेल बना दिया गया है यही वो बुनियादी वजह है जिस पर हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है। हम चाहते हैं कि देखें जिस तरह किसानों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्या कश्मीरियों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते? क्या कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत का मुतालबा है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसको नेहरू ने 1948 में माना, 8 अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में खुद भारत ने कहा जी हम तैयार हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए। हम तो ये कहते हैं कश्मीरियों को फैसला करने दें। नीरज, आप कश्मीरियों की बात जब हम करते हैं तो हम तो ये कहते हैं जो कश्मीरी फैसला करता है उसकी मर्जी के मुताबिक कश्मीरी जो फैसला करेगा पाकिस्तान उसको कबूल करेगा। क्यों कि ये ऐसा डिस्प्यूट है जिसका सबसे बुनियादी फरीक जो है वो खुद कश्मीरी है। और कश्मीरी जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है तो पाकिस्तान के साथ रहे, आज़ाद रहना चाहता है आज़ाद रहे। भारत के साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम भारत के साथ रहने की बजाय चाइना के साथ रहना कबूल कर लेंगे। उन्होंने इस अंदाज में आपके एक हम कहेंगे कि भारतीय हुकूमत और बीजेपी के मुंह पर तमांचा मारा कि जी हम चाइना के साथ रहना कबूल कर लेंगे। आप नीरज, आप सिर्फ ये समझिए कि वक्त आ गया है कि भारतीय सरकार उस हिंदुत्व जुनून से बाहर आए, उस आरएसएस आइडियोलॉजी से बाहर आए ताकि ह्यूमन राइट्स की भी बात हो सके, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात हो सके। और सबसे बढ़कर ये कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। जो बाइडन ने क्लियरली कहा कि जी मैं समझता हूं कि इंतहाई इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। कमला हैरिस, जिसको आप भारती कह रहे हैं, उसने भी कह दिया है कि जी जो भारत में इंसानी हकूक का मामला है वो बड़ा तशवीशनाक है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 8 करारदादें हैं। उसके बाद आपको जो चाइना में पिछले हफ्ते फिर मार पड़ी है अभी जो 2 सिक्किम के महाज पर, आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनियां पाल ली हैं, सारे हमसायों को दुश्मन बना लिया है। Exactly. जी नीरज, अब मेरे ख्याल से जवाब देना बनता है। आपके पास जवाब है कोई इन बातों का? मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो भूल जा रही इतिहास, वो हमें ह्यूमन राइट्स समझा रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्रियों पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट्स समझा रही है। देश सुन तो लीजिए नीरज, मेरी बात सुने कि पूरी दुनिया गलत है और आपका कहना तारीख भारत के पन्नों से देखें, पूरी दुनिया आपको ह्यूमन राइट्स समझा रही है। जी सुनने का दम रखो ना, सुनने का दम रखो। जिस देश में प्रधानमंत्री को फांसी का दिया जाता है, आप भूल गए? बेनजीर भुट्टो के बाप के साथ आपने क्या किया? आप हमें बताएंगे ह्यूमन राइट्स? अरे आप हमें बताएंगे जहां सेना का कू हमेशा होता रहा है। आपकी सुप्रीम कोर्ट अभी क्या फैसला देती है मैं आपको बताऊं? आपकी पपेट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किसानों के लिए फैसला दिया है, इसमें जो 4 रुकन बनाए हैं, यहाँ 1.25 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। अब आप मुझे लतीफा सुना रहे हैं, अब आप मुझे हंसाने पे मजबूर कर रहे हैं, अब मुझे हंसी आ रही है। आप क्या बात करेंगे इस देश के बारे में? जितनी आपकी पूरी संख्या नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है किसानों के हक में, उसमें जो 4 बंदों की कमेटी बनाई है, तीनों हिंदू और तीनों जो पहले से कह चुके हैं कि हम मोदी के साथ हैं। ये कैसा खिलवाड़ है कानून का? कानून ना हुआ, घर की बांदी हो गई। ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसले करता है। मुसलमानों को इस चीज की चिंता नहीं है। इस देश में मुसलमानों को हमेशा से जगह दी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसी बीजेपी की इस देश में हर मुसलमान को देशद्रोही कहा गया है। इस देश में हर असदुद्दीन अवैसी को कहा गया आईएसआई का एजेंट और पाकिस्तान चले जाओ। इस देश में अगर सानिया मिर्जा कुछ करती है तो उसको आप डिस्प्यूट बना देते हैं कि वो मुसलमान है। आप कैसी बात करते हैं? इस देश में शबाना आजमी कहती है कि मैं बॉम्बे में हिंदू पॉश इलाके में फ्लैट नहीं ले सकती।
इस देश में जावेद अख्तर कहते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया जाता है। ये कैसा देश है जिसमें महेश भट्ट खुद कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुत्व के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता। आप गलत जानते हैं, आपकी आप कैसे कह रहे हैं? आप पढ़ाई कर लीजिए, आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें, आप अपने झूठे मीडिया को ना देखा करें, आप जो फेक न्यूज देखते हैं उससे बाहर आ जाएं। यूएन चार्टर पढ़ लीजिए भाई साहब, यूएन चार्टर पढ़ लीजिए। यूएन चार्टर ने क्या कहा कश्मीर को लेकर के? आप कहते हैं कि वहां भाई साहब यूएन चार्टर से पहले आप यूएन की 8 रेजोल्यूशंस तो देख लें कश्मीर के ऊपर। 8 रेजोल्यूशंस हैं। आप पढ़ो ना कि यूएन चार्टर ने क्या कहा, क्यों नहीं पाकिस्तानी आर्मी वापस गई? पाकिस्तानी आर्मी वापस आप क्यों पढ़ो नहीं तो गई? सही कि आपके नेहरू ने क्या वादा किया, आपकी इंदिरा गांधी ने क्या वादा किया, आपके वाजपेयी ने क्या वादा किया, लाहौर मीनारे पाकिस्तान पर आके उसने क्या वादा किया। हमने तो हर जगह दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मीनारे पाकिस्तान तक, लाहौर तक बुलाया, पाकिस्तान के दिल में बुलाया, और आपने फिर भी कश्मीरियों पर जुल्म किया। तो पुराना इतिहास है आपका, तो पुराना इतिहास है। आप तो हमेशा से पीठ पर खंजर घोंपते आए हैं। आप हकीकत से मुंह चुराएंगे तो हम आपको हकीकत तो दिखाएंगे ना। अगर आप बगल में छुरी और मुंह में राम राम करेंगे तो हम क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं, हिंदू आइडियोलॉजी में बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये 750 झूठे मीडिया हाउसेस किसने बनाए? EU यूरोपियन डिसइंफो लैब लाती है उनको मंजरे आम पर कि जी भारत ने पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए 750 मीडिया हाउस, 10 से ज्यादा NGOs बनाई जिनका सिर्फ मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा था। ऐसी NGOs जिनका ताल्लुक माजूर अफराद से था और वो सेमिनार करती थी बलूचिस्तान पर। जी नहीं माँ, मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि ये अभी जो कह रहे थे कि यूएन चार्टर पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है, चलिए उसी को हम मान लेते हैं। तो क्या भारत तैयार होगा? इस वक्त हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यूएन चार्टर के तहत जम्मू कश्मीर का फैसला करना है और पाकिस्तानी फौज को वहां अपने इलाकों से फौज निकालनी है। बिल्कुल नहीं माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तैयार होगा, अपनी फौज वहां से निकालने। पाकिस्तान तैयार होगा। मैं आपको पाकिस्तानी की हैसियत से कहता हूँ, यूएन चार्टर पे भारत अमल करे, पाकिस्तान भी अपनी फौज पीछे हटा लेगा। 7.5 लाख फौज है कश्मीर में इंडिया की। पीछे चले जाइए, हम बिल्कुल अमल करेंगे। LOC से आप पीछे चले जाइए, हम बिल्कुल अमल करेंगे और नहीं करेंगे। आप भी तो जाएं पीछे, आप यूनाइटेड, आप यूएन के, आप नीरज ये तो यूएन की गाड़ी को नहीं छोड़ते। जी यूएन, मैं खुद चकोटी सेक्टर गया पिछले साल। आपको पता है पिछले साल मैं कोरोना के कश्मीरी मुतासरीन जो LOC के आपकी तरफ है उनके लिए हम 100 ट्रक लेके गए। रेड क्रॉस की गाड़ियों पर आप गोलियां चलाते हैं और आप कह रहे हैं कि हम LOC से पीछे हट जाए। इसी को तो मैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम कह रहा हूं। आप कैसे सोचते हैं? आप यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्सेस या यूनाइटेड नेशन के पीस मिशन को आने दें, आप अपनी तरफ से आने दें, हम भी पीछे हटने को तैयार है। आप रेफरेंडम का ऐलान करें, तारीख दे दें रेफरेंडम की, हम पाकिस्तान उसी दिन रेफरेंडम कराएगा। साहब अजहर मसूद और हाफिज सईद पाकिस्तान उसी दिन रेफरेंडम करा देगा। अच्छा नईमा कुछ कहना चाह रही हैं तब से? जी नईमा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नीरज जी कह रहे हैं कि LOC से पीछे ले जाएं, वहां से इधर से पीछे जाएं। देखिए इस वक्त मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जितनी सारी थिंक टैंक्स है, उनको पता है इस वक्त एक ओपिनियन बन रहा है कि हो सकता है कि जो पार्टीशन 47 को हुआ था उसको अब नए सिरे से करना होगा और नए सिरे से डिवाइड होगा और लाइनें जो है खींच जाएंगी, ताकि वो जो पार्टीशन, वो जो रेड क्लिफ अवार्ड जो दिया गया था और जिसके तहत एक तरह से खूनी लकीर जो वहां पे लगाई गई थी, उसको दोबारा से तरतीब देना होगा। तो क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार होगा? पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा? आप लोग जो नहीं, मैं इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ। नहीं मां, आप कहें तो मैं इसका जवाब दे दूं। मैं फिजा पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं एक बार कहना नहीं मां, मैं ये कहूंगा रेड क्लिफ अवार्ड जो था, रेड क्लिफ अवार्ड 8 हफ्ते में जिस बदतरीन अंदाज में हिंदुस्तान के टुकड़े किए गए, बिल्कुल पाकिस्तान उसके खिलाफ था और मजबूरन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो लकीरें कबूल की।
क्यों? रेड क्लिफ अवार्ड सही ये होता कि उसमें फिरोजपुर भी हमारे पास आता, गुरदासपुर भी आता, पठानकोट भी आता, और कलकत्ता की तकसीम ना होती, पंजाब की तकसीम ना होती। और यही वो बात है, हमें तो सरहद बढ़ानी है, क्योंकि हमारा हक था कि हमारे साथ अमृतसर तक आता, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त रेड क्लिफ अवार्ड को मान लिया। आप देखिए, रेड क्लिफ अवार्ड, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल आपका नईमा बात ठीक है, ये भारत है जिसके लिए मुश्किल पड़ेगी अगर हम रेड क्लिफ अवार्ड पे भी दोबारा सही अमल करना चाहें तो ये भारत मुश्किल में जाएगा। कश्मीर पर हमला किया था, तभी तो आपने कश्मीर पर हमला किया। जी नीरज, भूल गए 1948 को? हमने हमला किया। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक चीज है, देखिए अगर कश्मीर में हमला किया आपने, तो अब तो आपने खुद ही आपने कश्मीर को खो दिया, जब आपने पूरी आबादी को 80 लाख कश्मीरियों को आपने एक जेल में बंद किया 5 अगस्त 2019 को। सारे मेन स्ट्रीम लीडर जो आपके हरीफ थे उनको आपने जेलों में बंद किया, जो भी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको बंद किया। आपने तो खुद कश्मीर को खुद ही आप खुद से अलग किया। 1980 के दौर में इससे बदतरीन जेल क्या होगी कि खुद राजीव गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। जो कह रहे हैं, आपने कश्मीरियों ने आप पे भरोसा किया था, एतमाद किया था। कश्मीर के लीडर शेख अब्दुल्ला ने इल्हाक की हामी भरी थी, लेकिन आपने शेख अब्दुल्ला के बेटे पोते उन सबको आपने जेल में बंद किया और 14 माह तक वो जेल में बंद रहे। तो आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की 2 टुकड़े हुए हैं, आगे के टुकड़ों के लिए देखिए 4 टुकड़े। पहला 26 जनवरी पहला था 47 बाद से, जब ये आपके दिल की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होगी नीरज। आपकी रिपब्लिकन ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। हकीकत को फेस करें नीरज, हम ये चाहते हैं कि आप हकीकत को फेस करें, और प्रॉब्लम यह है कि आपका बदतरीन मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, अपनी आवाम को अंधेरे में रख रहा है, आपकी अपनी पब्लिक को एक फैंटेसी में रखा जा रहा है, एक तस्वुर में रखा जा रहा है। आप खुद टुकड़े होने जा रहे हैं और ये हकीकत है। आपको किसानों के दिल्ली पर कब्जा करने से समझ आ जानी चाहिए कि किसानों ने दिल्ली पर कब्जा करके आपको बता दिया कि किसान नहीं बल्कि सिख जिस दिन चाहेंगे 90 दिन के अंदर अंदर आपसे खालिस्तान ले लेंगे। 70% आबादी किसानों की है, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के ओडिशा। सारी बातें छोड़े नीरज, एक मिनट नीरज, एक टुकड़े शुकड़े सारी बातें छोड़ दें। आपके जो ख्वाब में मुझे बताएं कि 3 महीने हो गए, किसान अभी तक एहतजाज पे क्यों बैठा हुआ है? क्या ऐसे बेचारों के मुतालिबात है जो कबूल नहीं किए जा रहे, मंजूर नहीं किए जा रहे? बड़े जायज मुतालिबात हैं उनके, और किसान जिनकी मेहनत की वजह से आप लोग रोटी खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं। शर्म नहीं आती आपकी बीजेपी गवर्नमेंट को? शर्म नहीं आती आपकी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, उसकी साजिशी शरपसंद सोच को, कि अगर वो किसान मेहनत ना करे खेतों में जाके तो आप लोग खाना खा सकते हैं? सुन लीजिए, 60 से 70% आबादी किसानों की है। असल सरकार किसान है, असल सरकार किसान है, इसको छोटा समझ रही है आपकी सरकार। केरल तक, ओडिशा से लेकर के गुजरात तक के किसान बैठे हैं। क्या पूरे देश का किसान यहाँ है क्या? आपने कहा कि 2 लाख लोग आ गए, 3 लाख लोग आ गए। अरे इस देश की आबादी 2 लाख है क्या? इस देश 70% का मतलब है करीब 100 करोड़ किसान होंगे। यहाँ कम से कम 90 करोड़ किसान होंगे। कहाँ है वो? मतलब सिर्फ एक है कि चूंकि वो माइनॉरिटी में है, सिखों को आप टारगेट कर रहे हैं। हाँ, सिखों को आप टारगेट कर रहे हैं, और चूंकि सिख ही इसके ऊपर आगे आए हैं। और मैं आपको बता दूं नीरज कि सिखों ने दिल्ली पर कब्जा किया है, दिल्ली उन्होंने आपको दोबारा तोहफे में वापस कर दिया है। अगर सिख चाहते हैं तो कभी भी आपको वापस ना लेने देते, और आपकी सारी जो है ना वो आर्मी होती है, सेना लग जाती है, उससे लाल किले से कब्जा नहीं छुड़वाया जाना था। ये मैं बताऊं आपको, ये किसानों ने जो फैसला किया कि आपको ये वार्निंग दी है, और ये आपको वार्निंग समझनी पड़ेगी। आप सिखों को और अपनी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर जुल्म सितम ख़त्म कर दें। आप जब उड़ीसा और गुजरात की बातें करते हैं तो गुजरात का कातिल है मोदी, आप किस मुंह से बात करते हैं? नईमा, मुझे आपसे ज़रा पूछना है, ये जो मकबूजा कश्मीर इसमें भारतीय फोर्सेस की जानिब से कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जाते हैं, और ये आप किसानों का जो एहतजाज है, मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी, आप किस तरह देख रहे हैं इस एहतजाज को? देखिए, कश्मीरी बड़ा जज्बा रखते हैं, कश्मीरियों को पता है कि अगर कोई डट जाता है तो क्यों डट जाता है, और उसका हौसला कभी पस्त नहीं हो सकता। हाँ, देखिए
किसानों की जो इस वक्त मांगे हैं वो जायज है कि जो 3 कवानीन ज़रूरी कवानीन लाए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कवानीन लागू करने ही थे, लेकिन इस पे कंसेंसस होना चाहिए था, इस पे एक इज्तिमाई राय होनी चाहिए थी। जो जमहूरियत में उसका तकाजा है कि आप लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से जिनके बारे में आप कवानीन बनाते हैं। तो किसान खामखा दिल्ली की सड़कों पे नहीं बैठे हैं सर्दियों में और इस तरह के हालात में जो डंडे खा रहे हैं अब बेचारे। 70% आबादी जो अभी नीरज जी कह रहे हैं, ये सही है कि ज्यादातर किसान जो है वो पंजाब से आए हैं और सिख बिरादरी से है, लेकिन हरियाणा के है, महाराष्ट्र में अगर आपने कल देखा समंदर था लोगों का जो एक जुलूस आ रहा था। अभी आज आपने देखा है कि गाजियाबाद वहां पे कितने सारे किसान पहुंचे हैं लाखों की तादाद में। तो क्या नीरज जी समझते हैं कि 70% आबादी पूरी सड़कों पे आ जाए? बहुत सारे इस वक्त मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो हरदर्मी है इस तरह की कि इन कवानीन को उनको वापस लेना होगा, क्योंकि किसानों ने कहा है कि जब तक वो कवानीन वापस नहीं लेंगे, इसलिए कि इसमें इस तरह से वो समझ रहे हैं कि ये जो है कारपोरेट सेक्टर है वो इसको हथियार लेगा, इनकी जमीनें, इनकी ज़राअत, इनकी जो पैदावारी सलाहियतें हैं उनसे महरूम हो जाएंगी। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में तो आप इस वक्त अगर आप फेक एनकाउंटर आपने अभी देखा, 2 फेक एनकाउंटर जिनके बारे में दुनिया ने, मीडिया ने लिखा है, उसमें आप बारूद से घरों को उड़ाते हैं जिसमें छोटे बच्चे नौजवान होते हैं और जिनको वहां पे जला के राख कर देते हैं, उनकी भुनी हुई लाशें बाहर निकलती है। और अभी एक जगह पे जब शुपियान में फेक एनकाउंटर हुआ था तो फौजी ने साजो सामान लाके उनके डेड बॉडीज पे रखा था, जो खुद पुलिस ने बताया और जिसका रिकॉर्ड है इस वक्त। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ वो आपके अपने हैं, किस तरह अपने हुए? आपने कश्मीर को खत्म करके रखा है, इक्तिसादी तौर पे, जहनी तौर पे, सियासी तौर पे उनसे सब कुछ छीन लिया है, उनकी जमीनें आपने छीन रहे हैं। आप वहां पे कारपोरेट सेक्टर को ला रहे हैं और पूरा क्लाइमेट जो है वो उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और कश्मीरियों को बोलने की आजादी भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, इसलिए कि कोई बोलता है उसको आप जेल में बंद करते हैं। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस, इतने सारे लॉज वहां पे लागू किए गए, कुछ कहना चाह रही थी कोई कर सकता। मैं नईमा जी की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बोलने की आज़ादी नहीं है। आज नईमा जी बोल रही हैं आपके चैनल पर, क्या वो आज़ाद नहीं है? नईमा जी कह रही हैं कि वहाँ कॉर्पोरेट को आप ला रहे हैं, दिल्ली में भी कॉर्पोरेट है, पंजाब में भी चैनल पे बोल सकती हैं? 1 मिनट इनके चैनल पे वो एक सवाल, 1 मिनट नीरज, बड़ा आप बात कर रहे हैं, 1 मिनट ठहरे जरा। नईमा आपके 1 मिनट, नईमा अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम में इस तरह बोल सकती हैं? वो नाम क्या था उनका, वो जो बोले थे, वो जो बैरिस्टर थे, उनको मार दिया गया। उनको कैसे मार दिया गया? जिसको अर्नाब गोस्वामी को दौरा पड़ा और अर्नाब गोस्वामी ने, बाबर कादरी अर्नाब गोस्वामी ने कहा कि मेरे प्रोग्राम से निकल जाओ, गेट आउट, आपसे कहना चाहती हूं और मार दिया गया उसको। बहुत सारे इंडियन चैनल्स के डिस्कशंस में आती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं बुलाया जाता, इसलिए कि मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। Exactly, ये नईमा सही बता रही है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। आती या नहीं आती थी? आपकी बातों को सुना जाता था या नहीं सुना जाता था? नीरज, आपने पाकिस्तान की तारीफ कर दी आज खुलकर। आपने बता दें कि पाकिस्तान के चैनल में बोलने की आजादी होती है, आपके मोदी मीडिया में बोलने की आजादी किसी को नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नरेंद्र मोदी के झूठों का पलंदा उठा के बात करेगा, जितना झूठ बोलेगा, जितना झूठ बेचेगा वही चलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी शर्मा साहब। इस देश में नईमा खुद बता रही है बैठ के, आपके चैनल पे जाना छोड़ दिया उन्होंने, अभी बोलने नहीं दिया जाता। प्रोग्राम के शुरू में नीरज ने कहा जी आपको कौन से सबूत चाहिए? सबूत के साथ बात आपके सामने एक कश्मीरी जर्नलिस्ट से बात कर रही हैं, अभी भी आप झुठला रहे हैं। कौन लोग हैं आप? और ये अपनी बात उन लोगों को ले आते हैं, बलोची और दूसरे। शर्मा साहब, ये बात मैं नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान से हामिद साहब नहीं कह रहे, नईमा आपको बात बता रही हैं जो कि कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खुद आपको बताया, वो गवाही दे रही हैं आपको, वो खुद बता रही हैं कि उनके साथ ये हो चुका, और आप कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जली हुई लाशें मिल रही हैं और आप उसके ऊपर चुप हैं। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट को इंट्रोगेशन सेंटर्स में क्यों लिया जाता है जब वो रिपोर्ट करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेजते हैं बाहर? वैसे नीरज, मुझे आपसे भी हमदर्दी है, मुझे पता है, 1 मिनट नीरज, मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे पता है कि आप लोग वहाँ बैठ के नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मुझे आपसे भी हमदर्दी है नीरज। रखिए, ये देश हमें आजादी का, आपका जीना दुभर कर दिया जाएगा वहाँ पे अगर आप सच बोलेंगे तो।
अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये देश हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार। अगर आप आजाद हो तो आप सच बोलें, अगर आप आजाद हो तो आप हकीकत को मान लें। आपने नईमा को बहन कहा और एक बहन की बात सुनते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपका सर नहीं झुक गया कि एक बहन आपको कश्मीर पर होने वाले जुल्म बता रही है? एक बहन, आपने खुद उसको ऑन लाइव बहन कहा और एक बहन का सच सुनते हुए अब मैं कहूंगा कि आपके लिए तो ये शर्म का मुकाम है। आपकी अपनी अगर सगी बहन, चाहे उसका नाम कोई शक्ति होता या जो भी लक्ष्मी नाम होता, और इस नाम की बहन अगर आपको बताती कि उसके घर को जलाया गया है तो आपका क्या हाल होता? मेरे लिए नईमा बहन है तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि उनके घर जलाया जा रहा है। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ठीक है जी, लेकिन मैं क्लोजिंग का कहा जा रहा है। नीरज को चाहिए कि खुद सोचें, जिसको बहन कहा है उसका घर जल रहा है। नईमा का लास्ट कमेंट पे मुझे क्लोजिंग पे जाना है। नईमा क्यों मैं कहना चाह रही हूं, ठीक है जी, चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाल्लाह पाक भारत टाकरा में सेम टाइम पर। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।